शुरुआत करता हूँ, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स जो आपके बेसिकली साई मैंने बताया था, उसको सॉल्व करने के बाद चार जो आपके सॉल्यूशन आते हैं, उन्हीं सॉल्यूशन का नाम दिया गया है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इन चार को हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में, क्योंकि सारी की सारी जो क्वांटम नंबर है वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो आप इनको हेडिंग डाल लीजिए और सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। बहुत कुछ केमिकल बॉन्डिंग में सब यही यूज होगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, नोट कर रहे हो बेटा? यस सर। यस। इसमें लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में it tells about the cell, it tells about the cell in which electron is revolving, in which electron is revolving। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये बता देगा कि किस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। It tells about the cell in which electron is revolving। Point number 2, point 1 लिखना है सारे चीजें। It also gives information about size of the cell. It also gives information about size and energy of the cell. It also gives information about size and energy of the cell. मतलब सेल की क्या एनर्जी होगी, क्या उसका साइज होगा, ये सारी चीजें कहां से क्लियर होंगी? प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it also gives information about maximum number of electron in a cell। in a cell क्या होंगे? 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? n is the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, it also gives information about maximum number of electron in a cell। It also gives information about maximum number of electron in a cell। ठीक है, वो क्या हो गया? 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? K सेल, कैपिटल K सेल। और n की वैल्यू 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? L सेल। n इक्वल टू 3 है तो M सेल, और n इक्वल टू 4 है तो N सेल। समझ गए? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 है तो K सेल, n इक्वल टू 2 है तो L सेल, n इक्वल टू 3 है तो M सेल, और n इक्वल टू 4 है तो N सेल। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? अगर मैं इसमें कहूं K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसमें 8 और n इक्वल टू 3 18 और n इक्वल टू 4 32 करेक्ट। तो ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता देगा और उनको क्या बोलते हैं वो भी बता देगा। नोट कर लीजिए, ये सब पढ़ा होगा आपने पहले। नोट कर लिए बेटा? यस सर। यस। ठीक।
अगला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, सेकंड है वन मिनट बेटा, भाई कोई सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो अब तक। It also gives information about size and energy of the shell. चलो, अब अगला लिखो एजीमुथल क्वांटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सारी चीज पता चल गई। अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर पर देखिए, सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर मैं इसको कलेक्टिवली बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें वन बाय वन देती हैं। अभी हम सारे वन बाय वन चीजें पढ़ लेंगे कि सारे क्वांटम नंबर क्या क्या बता रहे हैं, फिर मैंने इनको कलेक्टिवली बताना है कि कैसे करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, याद रखिएगा, ये डिनोशन भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एल। इसमें लिखिए it tells about the subcell in which electron it tells about the subcell in which electron is present. It tells about the subcell in which electron is present. Second point, it also gives shape of the subcell. It also gives shape of the subcell. It also gives shape of the subcell. Third point, it tells about the orbital angular momentum. It tells about the orbital angular momentum. Orbital angular momentum. देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, है ना, वो nh/2 पाई होता था। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 और बाहर है h/2 पाई। ठीक है, मतलब l की वैल्यू अगर 0 हुई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, और अगर l की वैल्यू 1 हुई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बताओ, 1 रख दो, h/2 पाई अंडर रूट 2h/2 पाई। ऐसे ही l की वैल्यू 2 हुई तो क्या हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, √6 h/2 पाई 6h/2 पाई। तो मतलब आप समझ गए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, करेक्ट? Yes, sir. ये नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट, फिर अगला पॉइंट दिखाता हूं मैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, इफ azimuthal quantum number, if principal quantum number is n, if principal quantum number is small n, then value of azimuthal quantum number lies between 0 to n minus 1। मतलब l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 to n minus 1, अगर n क्या है, प्रिंसिपल का। इसका मतलब कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 0 1 0 से 1
सर 0 से 1 0 and 1, करेक्ट। और सर अगर सिर्फ सर इंटीजर ही इंटीजर है होगा, सिर्फ ये क्या बेटा, ऐसे सिर्फ मतलब इंटीजर है। ये इंटीजर होगा सर। इंटीजर, हाँ ऐसे ही आएगा -1 से +1, ठीक है। ऐसे देखो, अगर n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, करेक्ट, ऐसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप उसी पॉइंट पे नोट कर लीजिए क्या बात होती है, ये भी बात आपको क्लियर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आपको ये सारे पॉइंट पता चल गए। अब मैं आपको एक बार और चीजें बता देता हूं कि L की वैल्यू क्या है, उसका नोटेशन कैसे होता है, और उसका स्टेप क्या होता है, ठीक है, करेक्ट। अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, L इक्वल टू 0, तो उसका नोटेशन कैसे करेंगे, S, ठीक है। और उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। यहाँ पे मैंने बताया ना कि शेप ऑफ द सबसेल बताता है ये, तो याद रखिएगा, अगर L की वैल्यू 0 है तो S नोटेशन होगा और उसका कैसा शेप होगा, स्फेरिकल। और N इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, P, करेक्ट। और आपका उसका शेप कैसा होगा, डम्बल, डम्बल से, ठीक है। और अगर L इक्वल टू मेरा 2 हो गया तो उसका क्या बोलेंगे, D, ठीक है, SDD, और इसका होगा डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है। अब समझ लो, डंबल आपने देखा होगा ना, जिम में जाते हो, यहाँ से कल तो से देखा है। कल से खुल स्फेरिकल है मतलब ऐसा रहेगा, इसका डंबल है मतलब सिर्फ ऐसे रहेगा, और इसका डबल डंबल है मतलब कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और L इक्वल टू 3 होता है तो इसको बोलते हैं F, और इसका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हमें बारे में पढ़ना नहीं होता, ठीक है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए उसका कॉम्प्लेक्स है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि अगर L इक्वल टू 0 है तो उसको S से डिनोट करेंगे, और उसका स्फेरिकल शेप होगा। L इक्वल टू 1 होगा तो उसको P से नोटेशन करेंगे, और उसका डबल डंबल होगा। और L इक्वल टू 2 वैल्यू है तो उसको D सबसेल बोलेंगे, और वो आपका डबल डंबल होगा। L इक्वल टू 3 है तो उसको S सबसेल बोलेंगे, और उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नोट करिए बेटा इसको। इतना नोट कर लिया, यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अगर n की वैल्यू आपकी 1 है तो l क्या होगा, 0। 0, यस। अगर n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगा, 0। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, 1s। कैसे आएगा, 1s। अगर 1s लिखा है तो मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1, और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0, करेक्ट। और n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2s, और इसका क्या होगा, सर आदित्य रोनियर का सब माइक बंद करा दीजिए सर। इसका माइक सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। इसका है माइक, सर आदित्य रोनियर, हाँ आदित्य रोनियर वाला। ठीक है, बता देता हूं। अगर n की वैल्यू 1 है तो l 0 होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, 1s। क्यों, इसमें 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और s लिखा हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि s की वैल्यू, n का वैल्यू क्या होगा, 0।
तो देखो यहाँ से 1s लिखा होगा तो हम करेक्ट समझ लेंगे कि n इक्वल टू 1 है और l की वैल्यू 0। करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे 2 मेरे अगर n की वैल्यू है तो l की वैल्यू दो पॉसिबल होगी ना, एक क्या होगा 0 और 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 0 होता है s तो 2s और 1 होता है p तो 2p। करेक्ट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया। यहाँ पे 3 है तो 0 1 2 तो ये क्या हो जाएगा 3s 3p। 3x, 3p, 3d. 3D. Yes, sir. ऐसे ही n की वैल्यू 4 है 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s 4p 4d एंड 4f। यही पॉसिबल होगा कि नहीं? क्या 3f पॉसिबल है? नो सर। नो सर। No, sir. क्यों? क्योंकि उसका सबसे लो पॉसिबल नहीं होगा। करेक्ट है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको पीरियोडिक टेबल में अगर कहा जाए कि किसके पास ब्रैकेट डी ऑर्बिटल है, किसके पास ब्रैकेट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यही काम करता है। जैसे मैं कहूं कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या ब्रैकेट डी ऑर्बिटल है? तो कैसे पता करेंगे ऑक्सीजन किस पीरियड का? सेकंड। Yes, sir. किस पीरियड का? सेकंड पीरियड का। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 2 और उसका एजीमुथल क्या होगा 0 और 1। मतलब सेकंड पीरियड में या तो 2s ऑर्बिटल होगा या तो 2p ऑर्बिटल होगा। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए जाके, सेकंड पीरियड में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे उनमें से 2s और 2p के अलावा और कुछ नहीं होगा। पहले एलिमेंट ले लीजिए सेकंड का और लास्ट एलिमेंट ले लीजिए, उसमें सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल ही फिल हुए होंगे, इसके अलावा कोई फिल नहीं होगा। कैसे पता चलता है? ब्लॉक P ब्लॉक कहते हैं। हाँ, जिसको एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्लियर बात समझ लीजिए कि इसका पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया तो पीरियोडिक टेबल बहुत आसान हो जाएगा। तो इन चीजों को सब समझने की बहुत जरूरत है अच्छे से। मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पीरियोडिक टेबल का क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम मतलब पीरियड नंबर 1, 2 मतलब पीरियड नंबर 2, 3 मतलब पीरियड नंबर 3। करेक्ट है? अभी हम आगे इसको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि ध्यान में रखो कि ये चीज क्या है। क्या आपको प्रिंसिपल को एजीमुथल क्वांटम नंबर में सारी बातें क्लियर हो गई? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपका किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, और सेल की साइज भी बताता है, एनर्जी भी बताता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है कितने होंगे। और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका सबसेल बताता है, और सबसेल में आपका उसकी अगर सबसेल में आपका उसका शेप कैसा होगा ये भी बताता है। मतलब सबसेल के बारे में बताता है, उसके शेप के बारे में बताता है, और साथ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। और नेक्स्ट चीज जो बताता है वो ये है कि अगर n की वैल्यू n है तो l की वैल्यू 0 to n-1 लाई करेगी, और वो हमने यहाँ पे देख लिया है। फिर उसके हेल्प से हम नोटेशन कर सकते हैं। अगर l की वैल्यू 0 है तो s है, l की वैल्यू 1 है तो p कहलाएगी, l इक्वल टू 2 है तो d कहलाएगा, l इक्वल टू 3 है तो f कहलाएगा। और उनके शेप देख लिया, स्फेरिकल, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप एंड कॉम्प्लेक्स। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1s। मतलब 1s लिखा है तो मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ, मैंने एक चीज बताई थी आपको बोर्स मॉडल में कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है। बढ़ती है। Yes, sir. तो ऐसे ही बढ़ती है। सबसेल की एनर्जी अगर मैं बनाऊं, एनर्जी ऑफ सबसेल, तो यहां भी क्या होगा SPDF। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी किसकी बढ़ेगी, F सबसे दूर होगा ना, क्योंकि F की वैल्यू क्या होती है 3। देख रहे हो? Yes, sir. तो सबसे पास कौन होगा S, फिर कौन होगा P, फिर कौन होगा D, फिर सबसे दूर कौन होगा F। तो उसकी एनर्जी क्या होगी सबसे
ज्यादा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, ये एनर्जी सर ऑर्डर। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, सर आपने अभी ऐसे बोला था डी ऑर्बिटल, तो सर क्वेश्चन क्या बोला था आपने कि मतलब उसके पहले क्वेश्चन क्या था, डी ऑर्बिटल में क्या होगा? सर चला गया। क्वेश्चन मुझे याद नहीं कि क्या बोला, आप लोग बताओ। क्वेश्चन आप बोलो, पूछो क्या था। नहीं याद आ रहा। प्रखर, यस सर। नहीं याद आ रहा क्या सर? क्वेश्चन? सर आपने कुछ डी ऑर्बिटल बोला था ना? डी सर सब। ऑक्सीजन का वेकेंट डी ऑर्बिटल आपने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, वो क्वेश्चन बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल में आप सेकंड पीरियड मतलब ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो वो यहीं से पता करते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है सर? बस ये बता दीजिए, समझ जाऊंगा पूरी कहानी। नहीं है ना ऑक्सीजन? नहीं है ना? हाँ ठीक है, ओके सर। तो वो एनर्जी वाला समझा दीजिए एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थर्ड चीज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर। सर बोलो। सर एनर्जी वाला पॉइंट से रिपीट कर दीजिए, तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी आपका एनर्जी बढ़ेगी। तो एस सब सेल न्यूक्लियस के सबसे पास में है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से एनर्जी बढ़ती जाएगी। यस सर। करेक्ट। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। It tells about the orientation of orbitals in a subcell. It tells about the orientation of an orbital in a subcell. मतलब सबसेल में ऑर्बिटल्स का क्या क्या आपका ओरिएंटेशन होगा वो बताता है। पहले आता है सेल, सेल के अंदर आता है सबसेल, और सबसेल के अंदर आता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उनके ओरिएंटेशन क्या होंगे वो बताता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। पॉइंट नंबर 2, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a given subcell. It tells about the number of orbital in a given subcell. Number of orbital in a given subcell. Range of ml, magnetic quantum number की range -L2 plus L, -L2 plus L। मतलब अगर L की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या क्या होगी? प्लस माइनस 0, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, क्या होगा? 0 ही होगा। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। L की वैल्यू अगर 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? -1 0 -1, मतलब -1 उसके बीच में 0 और +1। करेक्ट है? और L की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? -2 से +2। क्या क्या वैल्यू आएंगी? -2 -2 -1 0 1 2। 1 + 2। समझ गए? अब बता दो, इसमें ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कौन? ये ml। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपका 1 है। 1 इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 3। 3 और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 5। 5 क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। नोट कर लो बेटा। तो एक बार फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, किसको? तो फर्स्ट पॉइंट हाँ, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन। यस सर, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, it tells about the orientation of orbital। ठीक है, अब वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए, ओरिएंटेशन को मैं बताने वाला हूँ। इतना नोट कर लीजिए। ओरिएंटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे ओरिएंटेशन बताओ। नोट कर लीजिए।
ए नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो इसका मतलब यह है कि अगर ml की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 1. 1. 1 एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, एक ही होगा। इसमें ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसमें ओरिएंटेशन की कोई बात होगी नहीं, करेक्ट। अगर यहां पे ml है इक्वल टू आपका 1, तो अगर ml आपका 1 है, सॉरी ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ, सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? हाँ, ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो किस एंगल पे होंगे, मतलब ऑर्बिटल आपके हैं और उसमें 3 ऑर्बिटल है मान लो, तो वो किस किस ओरिएंटेशन में होंगे स्पेस में, x डायरेक्शन में होंगे, y डायरेक्शन में होंगे, z डायरेक्शन में, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होगी। ओरिएंटेशन का मतलब ये है, करेक्ट, किस प्लेन में लाई करेंगे या किस एक्सिस में लाई करेंगे। तो L और ml और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1, 0 ले लेते हैं पहले, 0, तो आपको याद होगा ये S सबसेल था 0, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. इसमें ml की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। Yes, sir. ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितनी होंगी? 1, और ये कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, अगर आपका L की वैल्यू हो गई 1, तो इसको P सबसेल बोलते हैं, याद है? Yes, sir. अब इसमें कितनी वैल्यू होंगी? -1, 0 एंड +1, याद है? Yes, sir. Yes, नंबर sir. ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 3. 3। अब इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? देखो, इनकी ये तो डायरेक्शनल है, और डायरेक्शनल है तो इनका ओरिएंटेशन होगा। अब इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है? एक px होता है, एक pz होता है, एक py होता है। मतलब अगर 0 दिया है तो वो pz ही होगा, 0 फिक्स है z एक्सिस के लिए, लेकिन -1 और +1 कुछ भी हो सकता है। ये px हो सकता है, या तो ये px हो सकता है, ये py हो सकता है, ये py हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 फिक्स है किसके लिए? z एक्सिस के लिए। तो याद रखिएगा, इसकी 3 डायरेक्शन है, p सबसेल की 3 ओरिएंटेशन है, एक px डायरेक्शन, एक py डायरेक्शन, एक pz डायरेक्शन, करेक्ट। ये 3 ओरिएंटेशन है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। तो ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इनकी तीनों की एनर्जी इक्वल होगी, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, l इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है d। D. में क्या होता है? -2, -1, 0, +1 एंड +2, करेक्ट। अब इस d को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? dz², करेक्ट। बाकी सबको बहुत सारे हैं, dxy, dyz, dzx, dx²y², ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। एक xy प्लेन है, एक yz प्लेन है, एक zx प्लेन है, एक x² y² प्लेन है, और ये dz² है। क्योंकि ये 3D में होता है तो इसकी डायरेक्शन प्लेन में आती है, और ये आपका मतलब 2D में है तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी आप याद रखो, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 5, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शनल होगी, ये डायरेक्शनल होगा, ये भी डायरेक्शनल होगा। मतलब जो S सबसेल है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, बाकी जितनी है वो सारी की सारी डायरेक्शनल होती हैं, और उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और ऐसे ही सर आपने नीचे क्या लिखा है सर? +2 सर, +2 में
प्लस 2 में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डैश है, माइनस तो नहीं है? स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, अच्छा डैश ओके। ठीक है। एफ सबसे है तो कितने होंगे ऑर्बिटल बताओ? 3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 7 yes और ये भी कैसा होगा? डायरेक्शनल। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो आपका पूरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया कि अगर एल की वैल्यू है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यू होंगी, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, और वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, और उनके ओरिएंटेशन क्या होंगे। अगर p है तो वो डायरेक्शनल होता है, इसलिए उसके px py pz होते हैं। d है वो भी डायरेक्शनल होता है, तो dxy dyz dz2 dzx और dx2 y2। लेकिन f के बारे में हमको पढ़ना नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आएंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं -l से +l, तो 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब हम तीनों को एक साथ समराइज करेंगे। आपको तीनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? yes sir आ गए। सर ठीक है। Yes, अब देखिए, अब मैं एक बात बताता हूं, अगर कहीं ऐसे लिखा है साई, साई क्या है? वेव फंक्शन, और इसमें लिखा है n l m l, मतलब साई को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साई के 3 सॉल्यूशन आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, ऐसे साई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके 3 सॉल्यूशन आते हैं। क्या? n l और m l। तो जब भी कभी ऐसे लिखा हो साई इज इक्वल टू 4 2 0, इसका मतलब क्या हुआ? n क्या, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। कई बार आईआईटी में ऐसे लिख के आ गया है, लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है, तो याद रखिएगा इसी ऑर्डर में होते हैं n l और m l। तो यहाँ कुछ भी लिखा हो तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इनको मैं समराइज करता हूं एक साथ। अब इसको रब कर दूं मैं? yes sir लास्ट के 15 मिनट के पहले बता देना मुझे, मैं आपको सारा डाउट इसके पीछे वाला क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, तीनों हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनको सभी को मैं एक साथ लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास n है, ये मेरे पास l है, और ये मेरे पास ml है, और ये मेरे पास उनका रिप्रेजेंटेशन। और देखिएगा, मैं यहाँ से आपको फॉर्मूले दिखाऊंगा, और उन फॉर्मूले के हम कैसे आंसर करते हैं बहुत आसानी से, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूले लिखने के लिए जगह मिल जाए। ये कर देते हैं n, ये ml, ये आपका l, और ये आपका ml, और ये आपका, ठीक है। अब सोचो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है? 1। अब बता दो मुझे l की पॉसिबल वैल्यूज। 0 और 1 ओनली 0, yes sir 0 ठीक है। ml की वैल्यू 0 0, तो मतलब 0 ही होता। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बोलेंगे? 1s yes इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक स्क्वायर बॉक्स में अगर आपने देखा हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6, याद है? यस सर, वो sir कॉपी करना लिखा रहता है। तो n इक्वल 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 and 1। 1 अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? plus minus 1 0, और इसका क्या आ जाएगा? -1 0 and +1। बोलो सही है? yes sir ठीक है। 2s आपका क्या, ये आपका 2s कहलाएगा, 2 और 0 तो 2s कहलाएगा, 2 and 1 तो 2px 2py and 2pz।
यस या नो? इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ऐसे आएगा, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं? 3 ऑर्बिटल है ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही n इक्वल टू 3 कर देते हैं, मतलब n की वैल्यू 3 होगी तो n की वैल्यू 0, 1 एंड 2। 0 है तो यहाँ पे ml की वैल्यू 0 होगी, ये -1 0 प्लस 1, ये -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3s 3px 3py 3pz। यस या नो? यस सर। यस सर। ऐसे ये कैसे आएगा? 3dxy 3dyz 3dyz 3dzx 3dx2y2 3dz2। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। p में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं तो हम यहाँ पे 3 ऑर्बिटल लिख देते हैं। यहाँ पे आपके 5 ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे तो हमारे यहाँ 5 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 6। करेक्ट, ये आपके 5 ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब p में हमेशा 3 ऑर्बिटल आएंगे, d में हमेशा 5 ऑर्बिटल आएंगे, वो तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था। बोलो सही है? ये पूरा तीनों को एक साथ समराइज किया, क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये आपका n इक्वल टू 1 के बारे में हो गया, ये आपका n इक्वल टू 2 के बारे में हो गया, और ये n इक्वल टू 3 के बारे में हो गया। 3 में कौन कौन से पॉसिबल ऑर्बिटल सबसेल होंगे और उनमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ये बात पूरी क्लियर हो रही है। अब मैं आपको कुछ एक फॉर्मूले बता देता हूं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन हमको कभी रट्टा नहीं मारना। अगर आप भूल भी जाओ फॉर्मूले तो यहाँ से हम सारी चीजें बता सकते हैं, सब कुछ इसी से निकालूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, एक सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे? तो बताओ, 1 में कितना सबसेल है? 1। 2 में कितने हैं? 2। यस सर। 3 में कितने हैं? 3। यस सर। कौन होता है? सिर्फ s। 2 में कौन होता है? s and p। और 3 में कौन होता है? s p d। बोलो। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ सेल सबसेल इन ए सेल कितने आ जाएंगे? n के बराबर कह दूं? यस सर। यस सर। लेकिन हम लोगों को रटना नहीं, ठीक है? दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। एक सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना। अब बताओ 1 में कितने ऑर्बिटल हैं आपके सेल में? ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका 1 में कितना है? 1। 2 में कितना है? एक तो 2s, एक 2p, तो यहां से यहां से कितने हो गए? 4। 4। यस सर। सेल में आपका एक ये भी आएगा, एक ये भी आएगा सब सेल। अब इस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, इस सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। 4। ठीक है। अच्छा 3 में आता है, 3 में एक यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, कितने हो गए? 9। तो क्या मैं लिख सकता हूँ n²? यस सर। बोलो। यस यस सर। 1 2 में 4, 3 में 9। रट्टा नहीं मारना, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अच्छा अब अगला आप बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। आप 2n² पढ़ चुके हैं पीछे फॉर्मूला। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल पढ़ चुके हैं? यस सर। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 2। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n²। यस सर। 2n²। इलेक्ट्रॉन को काउंट करिएगा। 1 में इसमें इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है? तो 1 में क्या 2 ही आएंगे? n की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है? यस सर। अब n की यस वैल्यू सर।
इसमें और पॉसिबल ऑर्बिटल क्या क्या है? पॉसिबल सबसेल है 2, उनमें ऑर्बिटल कितने हैं? 4। अब 4 ऑर्बिटल हैं तो 1 2 3 4 और सब में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है। अब आ जाओ n इक्वल टू 3। 3 में 3 सबसेल पॉसिबल है और ऑर्बिटल कितने हैं? 1 3 और 5। कितने हो गए? 9 है तो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो 10 और 6 और ये 2, बताओ कितने हो? 18। क्या उस चीज को प्रूव कर रहा है पूरी तरह से? यस सर। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। अच्छा बताइए, चौथा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल 12+1। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। ये एस सबसेल है, कितने ऑर्बिटल? 1। ये 1 सबसेल है, कितने ऑर्बिटल? 3। ये पी सबसेल है, सॉरी ये एस है, ये पी है, ये डी सबसेल है। डी में कितने हैं? 5। तो एस में 1, पी में 3 और डी में 5। आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आपको 12+1 कर दूं? बताओ 12+1 आएगा कि नहीं? यस सर। L की वैल्यू 0 रखो 1, L की वैल्यू 1 रखो 3, L की वैल्यू 2 रखो 5। आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगला फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है? 12+1। तो बताओ क्या 2 टाइम कर दूं 12+1 का? यस सर। अब चेक कर लो। अब बताओ, एस सबसेल है, इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। पी सबसेल है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। 8। अच्छा 6। और अगर यहाँ पे डी सबसेल है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। आप चेक करो रख के वैल्यू आ रहे हैं सही कि नहीं आ रहे? अब कुल मिला के ये बात आती है कि आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों सॉल्यूशन है किसके? साई इक्वेशन। साई क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 वैल्यू मिलती है, n मिलता है, l मिलता है और ml मिलता है। उनसे हम सारी इंफॉर्मेशन पूरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कैसे है। अब ये कैसे, इसको हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान लो आपको किसी का एड्रेस निकालना है, कैसे निकालते हो? मान लो मुझे प्रखर का एड्रेस चाहिए कि प्रखर कहाँ रहता है, तो मैं क्या पता करूंगा? पहले वो किस राज्य में रहता है, ठीक है, फिर वो किस राज्य के किस मोहल्ले में रहता है, फिर मोहल्ले के किस घर में रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो राज्य है, या मैं कह दूं कि किस जिले में रहता है, तो जो जिला है वो क्या है? N। और उस जिले के किस मोहल्ले में रहता है तो वो L है। और जो आपका किस घर में रहता है वो क्या है? ML। जैसे कि मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता हूं कि वो 3px में है, ठीक है। अगर मैं एक ऐसे बता दूं कि साई 420 ऐसे, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि वो किस सेल में है, ठीक है। सेल नंबर क्या है? 4 के किस सबसेल में है? D, ठीक है। और क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है? 2, तो क्या होता है? D सबसेल। यस सर। और जब मुझे उसका मोहल्ला पता चल गया तो उसका किस घर में कौन सा है? D का कौन सबसेल है? D का कौन सा ऑर्बिटल है? 3DZ², क्योंकि मैंने बोला था 0 कुछ भी हो सकता, 0 सिर्फ Z हो सकता है। यस या नो? यस। नहीं समझ में आया अभी? आगे अभी और समझो, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो साई लिखा है 310, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन किस एरिया में है? एरिया पता चल गया, किस थर्ड सेल में है।
थर्ड शेल एरिया के किस मोहल्ले में है, मतलब First. पी सब सेल में है। अब पी सब सेल के बाद मुझे क्या पता चला, किस पी सब सेल के किस घर में है। पी सब सेल के 3 घर होते हैं, क्या, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। पीजेड कौन सा है? पीजेड वो पीजेड ये 3pz है। यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है? मतलब सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, साई के पास। साई को अगर हम सॉल्व कर लें 3 चीजें मिलेंगे, 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब ये 3 वैल्यू मुझे मिल जाएंगी तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में सारे प्रोडिक्शन कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। सारा प्रोडिक्शन कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है। ये नोट कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, लास्ट क्वांटम नंबर बनता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ms से रिप्रेजेंट है। इसमें लिख लीजिए, it tells about the spin of an electron. It tells about the spin of an electron. Spin of an electron in an orbital. It tells about the spin of electron in an orbital. ठीक है, मतलब देखो, सबसे पहले पता चल गया सेल, सेल के बाद पता चल गया उसका सबसेल, सबसेल के बाद उसको पता चल गया क्या, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो क्या बताएगा लास्ट वाला, क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपके स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्पिन क्वांटम नंबर हैज 2 वैल्यूज। Spin quantum number have 2 values, +1/2 और -1/2। 2 ही वैल्यू होती है, ठीक है। स्पिन +1/2 और -1/2। It means electron revolve either in clockwise or anti-clockwise direction. It means electron revolve either in clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है, clockwise और anti-clockwise। तो आपकी 2 ही स्पिन वैल्यू होंगी, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसके हिसाब से इसके 2 मैग्नीट्यूड होता है, 2 वैल्यूज होती है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ms plus 1 h/2 पाई। करेक्ट। अब ms क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो 1/2 ही है, अब वो प्लस और माइनस क्या बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1/2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं 1/2 plus 1 h/2 पाई, तो कितना आएगा बताओ? √3 h/4 पाई आएगा कि नहीं? यस सर। √3 h/4 पाई आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होती है, जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेरी होता है, क्योंकि L की वैल्यू वेरीज होती है, लेकिन स्पिन की वैल्यू वेरी नहीं होती है, केवल 1/2 ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो उसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। नोट कर लो बेटा।
क्या इतना नोट कर लिया बेटा? यस सर। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा। सर जो वो साई फंक्शन है, वे फंक्शन, उसमें जो आपने घर वाला एग्जांपल दिया ऑर्बिटल, हाँ वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो लास्ट में उसको थोड़े से और क्वेश्चन करवा दीजिएगा। ठीक है, मतलब घर वाला प्रॉब्लम क्या हो गया? जो ऑर्बिटल वाला है उसके थोड़े से प्रैक्टिस करवा दीजिएगा थोड़े लास्ट में, तो अच्छा हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस कराए कैसे क्वेश्चन रखेंगे? सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, हर तरह के। इसमें कितने वेरिएशन के क्वेश्चन बन सकते हैं और आईटी एडवांस में इसके कैसे क्वेश्चन है सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अभी हम लोग थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे थे, अभी थ्योरेटिकल ही है, आगे भी थ्योरेटिकल ही है। बेसिकली अभी हमने सिर्फ क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, लेकिन उनमें से 3 ही आते हैं कहां से? सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को सॉल्व करते तो 3 मिलते हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर उससे नहीं मिलता है, उसको हमने अलग से निकाला है। तो अब जो ये तीनों को सॉल्व करने के बाद अगर ये चारों चीजें हमें पता हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस उसमें कोऑर्डिनेट में बैठा है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इलेक्ट्रॉन के 3D में। कोऑर्डिनेट क्या है? मतलब भाई कि वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस आपके ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल के कैसे, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, सारे कोऑर्डिनेट उसके दे दूंगा। जैसे आपने मिलिट्री में एक जितनी भी आर्मी है या नेवी है, जितने भी लोग होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या? एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में अगर बताया था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? साई। साई में सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली सेव है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको साई का फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। साई के फंक्शन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस पे वो बाहर है, ठीक है, क्योंकि वो हमको डबल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करके वो इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी उसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है पूरा। तो सिंपल सी बात, हमारा जो हमें जो पढ़ना है वो सॉल्यूशंस ऑफ वेव फंक्शन। और सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो कुछ वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज हमको कोई बता दे तो हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्या इतनी बात अभी तक क्लियर है सबको? यस यस सर। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं कि नोड के बारे में आप जान चुके हैं। नोड 2 तरह के होते हैं, क्या होता है? एक स्फेरिकल नोड और एक क्या होता है? एंगुलर नोड। अब स्फेरिकल नोड क्या होता है आपका? स्फेरिकल नोड क्या बताता है? एक स्फीयर के अराउंड एक रीजन होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है। एंगुलर नोड क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है जो न्यूक्लियस से पास होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। और जो स्फेरिकल नोड है या रेडियल नोड है वो n-l-1। n अब आप समझ गए होंगे क्या है? यस सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है? एजीमुथल। उनकी वैल्यू दी होगी तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? l के बराबर। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर पता होगा तो हमको एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा, एंगुलर नोड पता चल जाएगा। एंगुलर नोड। इतनी बात क्लियर है सबको? तो Yes, मतलब तो एक बात पता है कि रेडियल नोड जो आपके होते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड जो आपके है वो है n-l-1 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो आपके हैं वो है l। तो बताओ टोटल नोड कितने होंगे? रेडियल नोड n- मतलब n-l-1 प्लस l, तो कितना आ जाएगा? तो टोटल नोड आएंगे n-1। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड बताओ तो ये फॉर्मूला बनाऊंगा, और अगर टोटल नोड पूछे तो दोनों को जोड़ दूंगा तो उससे आता है n-1। क्या सबको इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हेडिंग डालिए शेप ऑफ द सबसेल्स।
शेप ऑफ द सबसेल। सबसेल के शेप के बारे में हमें स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल उनके बारे में बात करना। इसको रब करूं बेटा? यस सर। चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं एस सबसेल के बारे में। एस सबसेल के बारे में हमको पूरी चीजें बतानी है कि उसका शेप कैसा होगा, फिर उसमें नोड कहाँ पे होंगे, या उसका कैसा ग्राफ आएगा साई वर्सेस आर का, सब चीजें हमको बतानी। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, S subcell is spherical in shape. S subcell is spherical in shape. S subcell is spherical in shape. Second point, क्या ये नॉन डायरेक्शनल बता चुका हूं मैं कि S subcell नॉन डायरेक्शनल होता है? यस सर। ठीक है, तो इसमें लिख Yes. लीजिए S subcell is non directional in nature. S subcell is non directional in nature. S subcell is non-directional in nature. Third point लिखिए, density of electron cloud is maximum at nucleus. Density of electron cloud is maximum at nucleus. Density of electron cloud is maximum at nucleus. Density of electron cloud is maximum at the nucleus. Next point लिखिए, point number 4. As the value of principal quantum number increases, size of the subcell also increases. As the value of principal quantum number increases, size of the subcell also increases. अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं सबसे पहले बना रहा हूँ 1s। 1s का क्या बताना है मुझे? शेप, पूरा उसका शेप बना के बताना, ठीक है। अब बताओ 1s का शेप बताना है तो मैं सबसे पहले पता कर लूं कि नोड कहाँ पे, ठीक है। तो रेडियल नोड कहाँ पे होंगे? n-l-1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताओ? 1, क्योंकि यहाँ पे पहला जो लिखा होता है 1 होता है। और l की वैल्यू कितनी है? 0 0 रेडियल नोड है, मतलब इसमें कोई भी रेडियल या स्फेरिकल नोड नहीं होगा, करेक्ट। अच्छा, एंगुलर नोड वो तो l के बराबर होते हैं और l की वैल्यू तो 0 है, मतलब ना तो इसमें स्फेरिकल नोड होगा ना ही इसमें एंगुलर नोड होगा, कोई नोड नहीं होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा आपका। थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस है और इसका 1s का ये ऐसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे सब ज्यादा है? न्यूक्लियस पे। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ये स्ट्रक्चर किसका है? 1s का, करेक्ट। ऐसे ही अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है 2s का, 2s। अब 2s में बताओ रेडियल नोड कैसे निकालेंगे? n-l-1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, -1। बताओ कितने नोड आए? 1। एंगुलर नोड कितने होंगे? l 0। मतलब इसमें एंगुलर नोड नहीं होगा क्योंकि एंगुलर नोड हमेशा ओरिजिन से पास होके जाता है। बताओ यहाँ पे मैं कैसे भी प्लेन रखूं, चाहे मैं ऐसे सीधे प्लेन रखूं, चाहे ऐसे प्लेन रखूं, चाहे ऐसे प्लेन रखूं, क्या हर जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा? क्योंकि उसको न्यूक्लियस से पास होना पड़ेगा और न्यूक्लियस से पास होना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आ ही जाएगी उसमें, करेक्ट। तो इस वजह से कोई भी प्लेन इसमें रखो आप जो न्यूक्लियस से पास हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है
तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती है इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन रेडियल नोड के केस में ऐसा हो सकता है। कैसे? आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब ये आपका सेंटर पे न्यूक्लियस है और हम कुछ दूरी पे जा रहे हैं और हमको एक नोड मिल रहा है। मतलब एक ऐसा स्फेरिकल रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। मतलब ये जो रीजन है आपका पूरा, यहां से डिस्टेंस r पे, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो। मतलब साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब नोड। ये एक आपका रेडियल नोड है। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? r डिस्टेंस में जाने पे आपको 3D में एक स्फेरिकल नोड मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। क्या ये 2s का स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब बता दो मुझे 3s का, आप लोग बना के बताओ मुझे कैसा है 3s। स्फेरिकल है और सर 2 रेडियल नोड्स होंगी। 2 रेडियल नोड्स होंगे। ठीक है। रेडियल नोड्स कैसे आ जाएंगे? n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2 रेडियल नोड, और एंगुलर नोड इक्वल टू 1 मतलब 0। मतलब एंगुलर नोड तो इसमें पॉसिबल ही नहीं होंगे, सिर्फ रेडियल नोड होंगे। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से हम किसी r डिस्टेंस में गए, हमको एक r डिस्टेंस में नोड मिला, फिर एक r डिस्टेंस में गए, थोड़ा और दूर गए, तो हमको फिर से एक नोड मिला, और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, जैसे जैसे जा रहे हैं दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, फिर यहाँ पे खत्म हो गई बिल्कुल जीरो, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ऐसे यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर होगी, फिर ये नोड है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फिर ये नोड है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। क्या सबको क्लियर हो रही बात? बोलो। यस सर। यहाँ पे ये दो नोड पड़ते हैं। आपका एक ये नोड है, ये जो रीजन बताया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। तो ये दोनों आपके जो पोजीशन है, ये साई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मतलब नोड है, और वो भी रेडियल नोड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ऐसे में 5s 6s किसी का भी दे दूं, क्या सबके आप बना देंगे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इनके ग्राफ के बारे में। सुनो, साई एक फंक्शन है, साई वर्सेस आर का, मतलब रेडियस जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे फंक्शन क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो साई है वो हमेशा अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है। कहां पे? जहां पे भी नोड आता है, जहां पे भी नोड आएगा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा फंक्शन। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे कोई नोड है क्या? नो सर। तो अब बताओ न्यूक्लियस, मतलब r इक्वल टू 0 कर दूं तो न्यूक्लियस आ जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन पे 0 पे न्यूक्लियस होगा। यस सर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, तो मतलब साई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा तो यहाँ से शुरू होगा, और जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं आप? साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब हम जैसे जैसे रेडियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? साई की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ऐसे ही हम साई स्क्वायर का ग्राफ बनाए, तो आपने मैथ में सीखा होगा कि जो ग्राफ होता है साई स्क्वायर का, वो जस्ट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर देते हैं, उसको मिरर इमेज ले लेते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है ग्राफ में? यस अभी नहीं पढ़ा सर। अभी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे। क्योंकि साई स्क्वायर की कभी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती ना, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो y में नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं पढ़ा जाएगा दिया सर ये मैथ्स में। हाँ पढ़ा चुके हैं सर, ये बोल रहे नहीं पढ़ा है। अच्छा। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा सर। अच्छा, अरे वो स्क्वायर की बात हो रही है बस। कोई बात नहीं है। ग्राफ चलो की बात आप करते ये बताओ, साई स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है? नो सर। नो सर। तो इस लाइन के नीचे कभी ग्राफ नहीं जाएगा। यस सर। लाइन के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो y निगेटिव होने लगेगा ना। यस सर। यस सर। और y यही है। ठीक है। तो इस केस में तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी?
मान लो मैं Yes, कहता हूं कि इस कोने में मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मछली ज्यादा होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही? Yes, sir. हो रही सर. बहुत बढ़िया, अब आगे आ जाते हैं। अब ये मेरे पास साई वर्सेस आर का ग्राफ 2s के लिए बनाना है। मैंने बोला कि जहां भी आपका नोड आएगा, आपका साई अपना साइन चेंज करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस पे, तो यहां से शुरू करेगा, फिर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा, यहां से जैसे आगे बढ़ेगा तो ये नोड आ जाएगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. नोड आने मतलब यहाँ पे साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, करेक्ट? Yes, मतलब साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे ही मैंने बोला ये नीचे तक जाएगा और फिर अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है? तो ये आपका पॉजिटिव साइन, ये आपका नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन इज नॉट ए चार्ज, इट इज ए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। समझ गए? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, मतलब साइनोसाइडल वेव होता है तो ऊपर वाला वेव को क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव वेव, नीचे वाले क्या बोल देते हैं, नेगेटिव वेव। वो साइन नहीं होता है, वो क्या होता है आपका, वो चार्ज Amplitude. पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। और मैंने बोला कि जहां भी नोड आएगा वहां पे आपका वो साइन चेंज करेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड, ठीक है? अब बताओ अगर इसी का मैं साई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ बनाओ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का, क्या ये ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, मिरर इमेज ले लेंगे? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, करेक्ट है बात? चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई वर्सेस आर। अब मुझे बताइए इसमें कैसा ग्राफ आएगा, क्या कुछ ऐसा आएगा, एक यहाँ पे नोड आया, इस पॉइंट पे यहाँ पे नोड आया, फिर आगे बढ़े यहाँ पे नोड आया, तो अपना साइन चेंज किया, हर नोड के बाद एक अपना साइन चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हर नोड के बाद अपना एक साइन चेंज कर रहा है। ऐसे ही साई स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएं, साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो ये कैसे आएगा, ये कभी इसके नीचे नहीं जाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्या बात आपको सबको क्लियर हो रही है? अब बताओ ये जब यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। आप खुद ही सोचिए, नोड है, अगर मछलियां सब जगह हैं लेकिन इस स्फेरिकल रीजन में मछलियां नहीं पाई जाती है, तो क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मछली जीरो होगा कि नहीं? Yes, sir. ये आपका नोड की पोजीशन होता है। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो होगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हुई, इस तरह से हमारा ये सारे नोड की पोजीशन आ जाएगी। ये आपके ग्राफ है जिनको आपको याद रखना है, 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, इवन 4s के लिए भी बनाना पड़े तो क्या इसी तरह से सिमेट्री के हिसाब से बनेगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया है? 8-5 होगा सर। हाँ ये नोट कर लीजिए बेटा। पी सबसेल भी बना लेते हैं आज, फिर इसके बाद आपके डाउट ले लेता हूँ। नोट कर लिए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दो उसको। 3S मत मिटाइएगा तो। क्या ना, क्या ना, 3S वाला 3S। अच्छा 3s वाला, ठीक है चलो।
में 3s का ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? इसका बेटा 3s का 3s का देखो बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, तो ग्राफ सबसे ऊपर शुरू होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, पहले रेडियल नोड पे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही मैंने बोला कि जैसे ही हम रेडियल नोड पे पहुंचेंगे, वहां पे तुरंत अपना वो फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगा, तो तुरंत उसने अपनी फंक्शन की वैल्यू चेंज करी, यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा। अब क्या हो रहा है, इसके बाद फिर से एक रेडियल नोड आया, फिर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, फिर इसके बाद वो अपना फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया फंक्शन की वैल्यू चेंज। क्यों देख, कोई दिक्कत देख बेटा? नो सर, क्लियर हो नहीं। अब अगला बोलिए पी सबसेल की बात करते हैं। अगला हेडिंग डालिए पी सबसेल। अभी हमने एस सबसेल के बारे में पढ़ा था, अब हम पी सबसेल के बारे में पढ़ेंगे। ये अगर आप कहोगे सर ये हम क्या बता रहे हैं, ये हमारा क्या मतलब, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमने n और l और ml जो मतलब साई के फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व किया है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा है। फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, हमको सारी चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के किस कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कौन बताता है? कौन बता रहा है? साई। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्लाउड बनाया है या नोड की पोजीशन बनाई है, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? साई से आई है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता इसके बारे में। ठीक है, चलो यस सर। अब पी सबसेल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पी सबसेल डायरेक्शनल होता है कि नहीं? सर होता है सर। px py pz। तो चलो आप लिखिए इसमें P subcell is directional in nature. P subcell is directional in nature. P subcell is directional in nature. Directional in nature. Point number 2. It has double dumbbell shape. सर सिंगल डंबल। It has dumbbell shape. It has dumbbell shape. It has dumbbell shape. Directional in nature and it has dumbbell shape. Next point लिखिए. There are three possible orientation. There are three possible orientation. ml की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, l की वैल्यू क्या होती है p के लिए? 1. m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड +1. तो थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या है? px, pz और py. ये तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन है, तो लिख लीजिए देयर आर थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन। ये लिखा है देयर आर थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए these three orbitals are equal in size, shape. These three orbitals are equal in size and shape, but different in orientation. These three orbitals are equal in size and shape, but different in orientation. एक वर्ड यूज किया जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या यूज किया जाता है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जितनी भी होती हैं वो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये पी सबसेल जो आपका है वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, मतलब उसके पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। वो कौन सी है? तीन है। कौन कौन सी? px, py, pz। ये मत भूलिएगा, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए
अच्छा हाँ, डी जनरेटर वाली बात बताई थी। अब आप भी इधर देखिए, अगर मुझे मान लो 2px का स्ट्रक्चर बनाना है, 2px का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके नोड गिनने जाऊंगा, तो रेडियल नोड क्या आएंगे, n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, बताओ कितने आएंगे, 0। अच्छा एंगुलर नोड कितने आएंगे सर 1 क्योंकि l के बराबर है 1, मतलब आपके S सबसेल में कोई भी एंगुलर नोड पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे एंगुलर नोड पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएं, तो अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ एक डंबल शेप में होता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ इसी डंबल में पड़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में बस पाएगा, इसके अलावा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, इस डंबल शेप में रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और चूंकि 2px है तो x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, y में नहीं पाए जाएंगे, z में नहीं। क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी स्फेरिकल नोड तो है नहीं, मतलब रेडियल नोड है नहीं, तो एंगुलर नोड है यहाँ पे। अब बताओ वो एंगुलर नोड कौन सा होगा, एक ऐसा प्लेन बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़े ही ना। सर ओरिजिन। ओरिजिन है, क्या वो प्लेन आपको ऐसे में प्लेन रख दूं तो ये वाला प्लेन होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, इस प्लेन से मतलब आपका ऐसे अगर प्लेन रखा है तो एक इसके ऊपर डंबल है, एक इसके नीचे डंबल है, ये प्लेन न्यूक्लियस से पास होगा इस तरह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। अब बता दो इस प्लेन का नाम क्या होगा? करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है कि ये प्लेन होगा क्या? ये YZ नोडल प्लेन है और इसका नाम क्या है, YZ प्लेन। बताओ यस या नो? यस सर। YZ प्लेन होगा। Yes. देखो जो लोग ऐसे बना के देख सकते हैं, ये प्लेन बाहर की तरफ आ रहा होगा तो z एक्सिस है, और चूंकि ये y डायरेक्शन में है तो YZ प्लेन, मतलब आप इसको अगर मैं रखता हूं आपका ये प्लेन, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है तो z हो रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब y एक्सिस, x एक्सिस तो इधर है। तो ये तो बनाने का तरीका है जो विजुलाइज कर सकता है 3D में, जो विजुलाइज नहीं कर सकता है उनके लिए बता दूं, जो एक्सिस में आपके नोड, जो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है उस एक्सिस को छोड़ के जो भी होगा वो प्लेन होगा, नोडल। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को छोड़ दो तो वाई जेड बचा, ये नोडल। ठीक है, अगला बनाते हैं हम 3py। 3py का बनाते हैं। 3py रेडियल नोड बताओ कितने होंगे? 3 -1 -1 2 आएंगे, 1 आएगा रेडियल नोड। यस सर। n -l -1 एंगुलर नोड 1, मतलब यहाँ पे एक रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, अब अगर रेडियल नोड और एंगुलर नोड है तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। अब यहाँ पे y एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पड़ी होगी ऐसे। अब यहाँ पे एक रेडियल नोड बनाना है, मतलब किसी एक r रेडियस पे मैं जाऊं और ऐसे गोल गोल घूम जाऊं, इस एरिया पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। ये आपका स्फेरिकल नोड हो गया। अब रेड जो आपका एंगुलर नोड है, क्या वो ये प्लेन होगा? यस सर। दिख रहा है आपको ऐसे, ये प्लेन, इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे आपके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस प्लेन पे नहीं होंगे जो न्यूक्लियस से पास होगा। बोलो यस या नो? यस सर। लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूं तो इसमें नहीं होंगे। अब ये प्लेन का नाम बताओ क्या होगा? XZ। ये आपका नोडल प्लेन है, और नोडल प्लेन का नाम क्या होगा?
XZ प्लेन या ZX प्लेन। क्लियर है सबको बात? बताओ। यस सर। Yes. अब आप लोग मुझे बना के बताओ 4PZ 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 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताओ। फोर पीजेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताओ। जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसा होगा कि नहीं? अब इसमें बताओ क्या रेडियल नोड होंगे? यस सर। ऐसे होंगे रेडियल नोड। सर No. 2 रेडियल। रेडियल नोड होगा 4 -1 -1 मतलब 2। एंगुलर नोड L = 1 मतलब 2 रेडियल नोड और एंगुलर नोड 1। एंगुलर नोड तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला है या नोडल प्लेन जिसको हम बोलते हैं। ये जो आपका जाएगा ये नोडल प्लेन का। सर पीजेड में भी सर एक्स की एल की वैल्यू 1 होगी। हाँ सर एल की वैल्यू इसमें 1 होगी। यस, पीजेड है ना, तो पी सब सेल, और पी सब सेल का तो ऑलवेज 1 होता है। यस एल तो 1 होता है ना। यस। ठीक, ये नोडल प्लेन पता चला, ये वाला है। ऐसे रखेंगे तो ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स है और बाहर वाली वाई होगी। यस सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अब आप समझिए कि हमको क्या पता करना है इसका, हाँ रेडियल नोड। अब मैं यहाँ से r डिस्टेंस में जाऊं और ऐसे घूम जाऊं तो ये आपको एक रेडियल नोड मिल जाएगा। फिर और एक r डिस्टेंस में जाऊं, थोड़े बड़े r डिस्टेंस में जाऊंगा, मुझे एक और रेडियल नोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, यहाँ पे जहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये सारे जगह पे नोड है, ये रेडियल नोड है, और जो आपका ऐसे गया है वो आपका एंगुलर नोड है। क्या सबको क्लियर हो रही बात? यस सर। यस सर। यस सर, हो रही है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं, साई वर्सेस आर। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या न्यूक्लियस पे 0 होगी? न्यूक्लियस ये है, यस सर 0 होगी। 0 होगी। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और फिर क्या होगी, घटेगी। आप खुद ही देखते जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले धीरे धीरे ये ऐसे शेप बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है, फिर ऐसे छोटा हो रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। आप देखो ये वृत्त देखते जाओ बेटा, ये देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर से घटती जा रही है, घटती जा रही है, फिर घटती जा रही है। यस या नो? यस सर। यस सर। तो आप न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और फिर क्या कर रहे हैं, पहले बढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे घट रहे हैं। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा? यस सर। यस सर। साई स्क्वायर भी वही होगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर का भी ग्राफ सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नोड है ही नहीं, एंगुलर नोड है वो यहाँ पे ही होगा, न्यूक्लियस पे ही होता है, वो न्यूक्लियस पे ही होता है। तो ये नोड होगा, ये नोड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। करेक्ट। अब इस वाले का अगर बनाऊं, साई वर्सेस आर का ग्राफ, सोचो यहाँ पे एंगुलर नोड तो यहीं पे आ जाएगा, न्यूक्लियस पे ही है। जैसे ही मैं आर डिस्टेंस में जा रहा हूं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और फिर क्या होगा ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड, यहाँ पे नेगेटिव साइड। ये आपका एंगुलर नोड है और ये आपका रेडियल नोड है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं यहाँ से न्यूक्लियस से थोड़ा r डिस्टेंस में जाऊंगा तो मुझे नोड मिलेगा, न्यूक्लियस से मैं r डिस्टेंस में गया, नोड मिल गया।
और जहां पे नोड होता है वो अपना साइन चेंज कर देता है, तो साइन चेंज हो गया। अब इसका अगर मैं साइ स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं, साइ स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं, तो साइ स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे नहीं जाएगा। ये आपका एंगुलर नोड हो गया, ये वाला एंगुलर नोड है और ये वाला रेडियल नोड है, यस या नो? यस यस ठीक। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं सिमिलरली साइ वर्सेस आर, तो आपके दो रेडियल नोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे नोड, फिर यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका एंगुलर नोड हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। सही है, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। ये न्यूक्लियस से R1 डिस्टेंस में होगा और ये न्यूक्लियस से R2 डिस्टेंस में होगा, वो दिख रहा है आपको। ऐसे ही हम साइ स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना दें, साइ स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे तो कभी निगेटिव नहीं होगी वैल्यू, तो वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे आपका एंगुलर नोड, रेडियल नोड 1, रेडियल नोड 2, यस या नो? यस सर। समझ गए? तो बेटा ये बना लो आप। पी सब सेल के बारे में सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी।